नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स और निवेश तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। सरकार का फोकस है कि विकास की इस रफ्तार में प्रदेश के युवा भी भागीदार बने, उन्हें नई तकनीक मिले, नए अवसर मिले और रोजगार के नए रास्ते खुले। इसी सोच के साथ भोपाल में एक तरफ देश के बड़े केंद्रीय और शोध संस्थानों को समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के विजन से जोड़ने के लिए कॉन्क्लेव हुआ, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविंद्र भवन में युवाओं से सीधे संवाद किया। यानी एक मंच पर रिसर्च, टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता, तो दूसरे मंच पर प्रदेश की युवा ताकत और उनके सवाल। तो सवाल यही है, क्या रिसर्च और इनोवेशन से जमीन से जोड़कर और युवाओं को नए अवसरों से जोड़कर मध्य प्रदेश 2047 के समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ सकता है? क्या युवा निवेश और रोजगार की इस पूरी कहानी के सबसे बड़े इंजन बन सकते हैं? करेंगे चर्चा, पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में विकास का विजन अब सिर्फ निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है। सरकार की कोशिश है कि विकास की इस पूरी तस्वीर में रिसर्च संस्थानों की विशेषज्ञता और प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा को भी जोड़ा जाए। इसी सोच के साथ एक तरफ समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 को लेकर कॉन्क्लेव में केंद्रीय और शोध संस्थानों को प्रदेश की जरूरतों से जुड़ने पर मंथन हुआ। कॉन्क्लेव में IIT इंदौर, IIM इंदौर, IIACR भोपाल, मैनिट भोपाल, एम्स भोपाल, IIIT, NFSU भोपाल, RRCAT इंदौर, DRDO और ISRO जैसे प्रमुख संस्थान सहित प्रदेश के 59 केंद्रीय संस्थानों समेत 130 से ज्यादा संस्थानों की भागीदारी रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर की यूनिट आ रही है, जिसे 10 से 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ थल, जल और नभ सभी क्षेत्रों में भारत बदला है। तो दूसरी तरफ राजधानी के रविंद्र भवन में युवा संवाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से सीधे बात कर उनके लिए रोजगार और नए अवसरों की संभावनाओं पर चर्चा की। खास तौर पर खेती और कृषि नवाचार को युवाओं के लिए नए करियर और रोजगार के क्षेत्र के तौर पर सामने रखा गया। यानी सरकार का फोकस साफ है, रिसर्च से समाधान, युवाओं से नवाचार और निवेश के जरिए रोजगार। इन तीनों को जोड़कर मध्य प्रदेश के विकास की नई तस्वीर तैयार करना। युवा संवाद की खास बात ये रही, मुख्यमंत्री ने युवाओं के सवालों के जवाब सिर्फ नीतियों के स्तर पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत खेती के अनुभवों के जरिए दिया। डॉक्टर मोहन यादव जी, वो उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान आईएसआर भोपाल के कुछ प्रयास बताने जा रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से चल रहे हैं। जिसमें पहला है ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसके क्षेत्र में हम सर नवाचार, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश राज्य इस क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनकर निकलेगा कुछ वर्षों में। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी असली चुनौती आमदनी और सही दाम। ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। खेती किसानी में फसल की कीमत, ये भी एक बड़ा काम है और फसल की कीमत के लिए हमको केवल खेती किसानी की फसल पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। खेती किसानी की फसल का MSP पे दाम मिले। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। मध्य प्रदेश के विकास की इस पूरी तस्वीर में अब सरकार 3 बड़े फोकस को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। रिसर्च और तकनीक, युवा शक्ति और रोजगार के नए अवसर। यानी सरकार का संदेश साफ है, संस्थानों की रिसर्च जमीन पर आए, युवा उस तकनीक और नए अवसरों से जुड़े, निवेश बढ़े और रोजगार के रास्ते खुले। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस से लेकर युवा संवाद तक सरकार का फोकस एक ही दिशा में है। ऐसा मध्य प्रदेश तैयार करना जहां ज्ञान, निवेश और युवा शक्ति मिलकर विकास की नई कहानी लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो युवाओं से संवाद और विकास की नई बात
और इससे कितना बेहतर होता है भविष्य प्रदेश का, वो भी समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है चर्चा के लिए। सचिन बघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। प्रतिभा विक्टर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका ही बहुत स्वागत है। और साथ में मौजूद है रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सचिन जी, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि प्रदेश के अंदर निवेश के लिए एक तरफ बहुत कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन अब संवाद किया जा रहा है। बहुत सारे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर केंद्रीय विभाग के जो इंस्टीट्यूट्स हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो या फिर दूसरे क्षेत्र में शोध संस्थान जो उपलब्ध है, उन सबको बुलाकर एक चर्चा की जाती है, सार्थक संवाद। आखिर क्यों इसकी जरूरत है वो भी समझाइए प्रदेश को, देश को, और साथ में इससे क्या भविष्य देख रहे हैं। सबको एक साथ लेकर चलने की जो कोशिश है, कैसे युवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 130 से अधिक संस्थान हैं जो प्रोफेशनल स्टडीज करवाते हैं अलग अलग क्षेत्रों की। फिर वह एग्रीकल्चर होगा, टेक्नोलॉजी होगी, मेडिकल का क्षेत्र होगा, और इस प्रकार के बड़े प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और ये जो नवाचार सरकार का है, ये नवाचार सरकार का जो नवाचार है, ये उस दिशा में है कि जो अब तक शोध होता आया था, अब तक जो शोध चल रहा था, और वो शोध किताबों में बंद होकर के कॉलेज की लाइब्रेरियों के अंदर व्यापक हो जाता था, जो कि समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आज वो लैब, जो पूरा जो मॉडल है, लैब से निकलकर लैंड पे आने वाली सारी चीजें हैं। तो सरकार इस और नवाचार कर रही है, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है सबका प्रयास मिलाकर के 2037 का लक्ष्य है, उसी विजन को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें उन्होंने एक चेक पॉइंट भी बीच में रखा है कि 2029 तक जो है हम इसके अंदर पहले पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। तो आप ये कल्पना कीजिए कि IIT जैसे संस्थान, एम्स जैसे संस्थान और इस प्रकार के संस्थान निकल करके अगर जमीनी समस्याओं का समाधान निकालेंगे तो कितना बड़ा होगा। और इससे एक पूरी प्रकार से हम देखेंगे कि पूरी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है और बाकी जितना सब कुछ देश का, प्रदेश का जो एक सोशल इंजीनियरिंग जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो है, वो एक रीस्ट्रक्चर रूप में आ जाएगा। बहुत हमारा जो जीवन पद्धति है कि किसान जो है, अगर किसानी वैज्ञानिक पद्धति से करने लग जाएगा तो उसका लाभांश 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मूल बात, आज जो कार्यक्रम हुआ है वो कृपा कार्यक्रम लैब से निकल करके लैंड पर ज्ञान को लेकर के आना और उससे एक नवाचार करना और एंटरप्रेन्योरशिप करना उसके माध्यम से। तो युवा शोध भी करेंगे, उससे रोजगार भी निकलेगा और एक मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी, जिसका सपना सबने मिलकर के, समाज ने मिलकर, जिसका सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के देखा। चलिए, तो एक तरह से जो कोशिश इस वक्त की जा रही है भविष्य में कितनी साकार होती है और कांग्रेस कितनी सहमत है वो भी समझना जरूरी है। प्रतिभा जी, देखिए प्रदेश के अंदर विकास की जो सौगातें हैं वो कई सदियों या हम कहें कि कई वर्षों पहले मिल चुकी, दशकों पहले। IIT, IIMs हो, एम्स हो अभी जो है, और इसके अलावा मेरिट हो, नेशनल लॉ, और इसके अलावा अलग अलग विभागों जो संस्थान है, शोध संस्थान है प्रदेश के अंदर जो मौजूद हैं, ये प्रदेश के लिए बड़ा सौभाग्य है। प्रदेश के बच्चों के लिए जो इससे निकलते आगे जाते हैं, देश और दुनिया में नाम कमाते हैं, उनके लिए बड़ा सौभाग्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर इन सबको एकजुट किया जा रहा है, कांग्रेस कितनी सहमत है, क्योंकि ये विजन है 2047 का, इसके साथ प्रदेश में विकास भी हो और इन सब का जो योजनाबद्ध तरीके से काम होता है वो प्रदेश के विकास में हो। जी संयम जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी ने आज से 12 साल पहले बोला था कि जो भारत के युवा हैं, 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा। आज 12 साल हो गए, तो क्या 24 करोड़ लोगों को मिला है रोजगार, युवाओं को? अब बात अगर मध्य प्रदेश के हिस्से की करें तो मध्य प्रदेश में कितने हजार युवाओं को रोजगार मिला? आज से पहले कई सबमिट हुए। हाँ। इनकी सरकार 20 सालों से ज्यादा वर्षों से मध्य प्रदेश में है। कई सबमिट हुए, शिवराज जी ने भी कई सबमिट कराए, मोहन यादव जी ने भी कई बिजनेस सबमिट, कई एजुकेशनल सबमिट, और आए दिन वो मिंटो हॉल में सबमिट करते हैं। सवाल ये उठता है कि इतने सबमिट होने के बाद केवल ये मंच पे ही सारी योजनाएं हो जाती है, जमीनी स्तर पर इसका क्या परिणाम है? जनता को ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि अभी तक इतने सब सबमिटों से कितने युवाओं को रोजगार मिल चुका है। आप बात कर रहे हैं एम्स की, IIT की और मैनिट की और अन्य संस्थानों की, तो क्या ये संस्थानों को आपने वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस की तहत जोड़ा? इनको एकेडमिकली ही शोध पे रखा है आपने या प्रैक्टिकली ये जब जाएंगे जमीन पे, कब ये खेत, गांव, स्कूल, सड़क और अस्पताल तक पहुंचेंगे?
कब ये रिसर्च करके सामने लेके आएंगे, इनका मूल्यांकन कैसे होगा, इनकी समय सीमा आपने क्या तय करी है, क्या प्लानिंग करी है आपने कि कितने समय सीमा में ये शोध रिसर्च करके युवाओं को, जनता को इससे लाभ मिलेगा। तो ये सब चीजें पता चलनी चाहिए जनता को। और जब ये जाते हैं जमीनी स्तर पर, तो वहां की जनता को, वहां के विशेषज्ञों को क्या मौका देगी सरकार इन सब रिसर्च से जुड़ने के लिए? क्या विस्तार में समझूं कि विषय बहुत विस्तार पूर्वक भी जा सकता है, लेकिन क्या एक विजन दिया जा रहा है कि विजन 2047 को लेकर काम कर रहे हैं, क्या इस पॉइंट से सहमत रहती है कांग्रेस? देखिए, विजन 2047 तो बहुत बड़ा है मोदी जी का, और मोहन जी भी इसको बोल रहे हैं 2047 में। हाँ। अच्छी बात है कि आप विजन देख रहे हैं, विजन के लिए आप कार्य तो करिए, कार्य योजना तो बताइए, मंच पे आप करते हैं, क्रियान्वयन कहां हो रहा है ये दिखाइए। क्यों युवा पलायन कर रहा है मध्य प्रदेश से? क्यों आज जो जेनजीज है उनको सड़कों पे आके आवाज उठानी पड़ रही है अपने रोजगार के लिए, अपने जो पेपर लीक होता है उसके लिए आवाज उठानी पड़ रही है? यदि युवा आवाज उठाता है तो सरकार लाठियों से उनकी आवाजें बंद कर रही है। तो एक तरफ तो मोदी जी लाठियां चला रहे हैं जेनजीज पे, एक तरफ मोहन जी संवाद कर रहे हैं, तो ये डबल व्यवहार नहीं दिखता भारतीय जनता पार्टी का? चलिए मैं और समझ लेता हूं यहाँ पर रमेश शर्मा जी से। रमेश जी, धरातल पर जमीनी स्तर पर हम कैसे देखें विजन 2047 को, उसको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, और एक और चीज जो कृषि कल्याण वर्ष इस साल मनाया जा रहा है और कृषि को लेकर संवाद आयोजित किया जाता है, कितने किसान खुश है मध्य प्रदेश के इस वक्त सरकार से और उनको जो सुविधाएं मिल रही उससे? देखिए, मोटे तौर पर आज का जो कार्यक्रम था रविंद्र भवन वाला, हाँ, वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से, सरकार की नीति निर्णय से युवाओं को अवगत कराना था। और दूसरा जो संवाद किया उन्होंने युवाओं से, बिल्कुल, तो युवाओं के मन में क्या चल रहा है सरकार उससे अवगत होना चाहती है। आज का कार्यक्रम लगभग सैद्धांतिक कार्यक्रम था। इसमें तकनीकी रूप से यह भी बताया गया कि कितना निवेश आ रहा है और कितने निवेश के साथ साथ क्या रोजगार मिलेगा, वो सारा का सारा, और जो तकनीक आ रही है उसमें किस प्रकार का अनुसंधान चल रहा है और उसके रिजल्ट क्या होंगे, उसके रिजल्ट इंडस्ट्री में क्या होंगे और एग्रीकल्चर में क्या होंगे, ये एक आज का एक प्रकार से प्रदर्शन जैसा था। और दूसरा फिर उन्होंने युवाओं से संवाद किया। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के संवाद होते रहना चाहिए, क्योंकि संवादशीलता से ही कहीं ना कहीं एक संबंध अच्छे होते हैं। हम घर में भी अगर देखें कि बच्चों से हम संवाद ना करें तो एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है। तो इस समय अगर आप देख रहे हैं कि युवाओं में जिस प्रकार का तनाव देखा जा रहा है, प्रश्न ये नहीं है कि वो तनाव कौन पैदा कर रहा है, वो तनाव सच्चा है झूठा है, वो प्रश्न लगे, लेकिन कहीं ना कहीं संवादशीलता से वो तनाव दूर होता है। वो फिर इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं युवाओं में अनुशासन और एक उनमें सकारात्मकता लाते हैं। किसी शायर ने कहा भी है कि जवानी में जमाने को बदलने की ताकत होती है, लेकिन शौर्य शराफत के दायरे में होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के संवाद जो है कहीं ना कहीं युवाओं को ठीक रास्ते पर लाते हैं। चलिए, तो आपने किया किसानों का, तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने खासतौर से जो पानी का प्रबंध किया, सिंचाई का जो प्रबंध किया है, सिंचाई का जो रकबा बढ़ा है, उससे हमारा उत्पादन बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े बांध इस सरकार के समय, भाजपा के समय नहीं बने, बड़े बांध सारे कांग्रेस के समय बने हैं, लेकिन नहरें नहीं बनी थी उस समय। नहरें इस सरकार ने बनाई। जैसे मेरे गांव में बांध जो संजय गांधी का बना हुआ था वो 80 के आसपास का बना था, नहरें इन्होंने बनाई तो सिंचाई बढ़ी, तो उससे बढ़ा है। सरकार को दो चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए किसान को लेकर के। हमको समय रहते रहते कहीं ना कहीं खाद का प्रबंध हो जाना चाहिए, और समय रहते जब किसान मंडी में आ रहा है तो उसकी लाइन ना लगे, बारदानों के प्रबंध, ये 2-3 जो व्यवहारिक कठिनाइयां किसानों को है। बिल्कुल, और ये हर साल की है, आप जो बता रहे हैं हर साल की किल्लत है। हाँ, ये हर साल की किल्लत है, इस पर सरकार को करना चाहिए। बाकी वो जो इसके अलावा एक बात जरूर और मैं संयम जी कहूंगा, हाँ जी, कि ये जो बड़े कार्यक्रम के अलावा युवाओं में ये वातावरण बनाने की जरूरत है, वो अपने लोकल शिल्प के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपनी दक्षता के आधार पर किस तरीके से रोजगार बना सके। आजकल अब वो जमाना जो आ रहा है वो मशीनीकरण का आ रहा है। जैसे मैं गांव से आता हूँ, ईश्वर कृपा से थोड़ी खेती है मेरे यहाँ। एक जमाने में 20 आदमी खेत मिलकर के काटते थे, अब एक हार्वेस्टर आता है, पूरे गांव की काट जाता है। अल्बानिया एक देश है यूरोप का, उसने अपने सांसदों के PAI को बनाया है, प्रधानमंत्री उनकी AI। स्वाभाविक रूप से ये मशीनें जो युवाओं का रोजगार छीन रही हैं, तो युवाओं को अपने शिल्प के आधार पर, कौशल के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर
के आधार पर कहीं ना कहीं बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि बढ़ना चाहिए। तकनीक को अपनाया जाए, लेकिन उस सीमा में अपनाया जाए कि वो कहीं हमारे पर ना काटने लगे। वो ये समझाने की जो कोशिश आप कर रहे हैं कि तकनीक को अपनाना है सचिन जी, और इस सीमा में अपनाना है कि वो हमारे ही लिए नुकसानदायक ना हो, कि हमारे देश में एक तरफ हम आगे पीछे सपाट करते जा रहे हैं, वो स्थिति ना बने। एक सवाल जो यहां वाजिब उठता है, वो हमेशा देखते हैं कि विजन 2047 लेकर बीजेपी चलती है कि विजन 2047 हमारा है, ये करना है, 47 तक आजादी के 100 साल हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल विपक्ष ये भी उठाता है कि 47 का आप क्यों सोचते हैं? आपको 5 साल दिए, 5 साल में जो विजन हो हर विभाग में, कृषि के लिए हो, युवाओं के लिए हो, सब कुछ हो, वो आप रखना चाहिए। लेकिन विजन को 47 तक बढ़ा देना, क्या इसको लेकर कभी विचार किया जाता है? वो आपकी सकारात्मक सोच है कि आप अच्छा सोच रहे हैं, लंबा सोच रहे हैं, लेकिन वो कई बार आपत्तिजनक इसलिए हो जाता है कि ये बहुत बड़ा है। अभी बताइए 5 साल में क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। देखिए सर जी, मैंने अपना जब बात शुरू की थी उसमें कहा था हमने पहला पड़ाव 2029 को पहला चेक पॉइंट रखा है, मुख्यमंत्री जी इसको कॉन्क्लेव के अंदर उसके अंदर कहा भी है, क्योंकि 2029 तक 2029 कब आने वाला, अगले 3 साल के भीतर ही आने वाला है। तो इसलिए सरकार की योजना है, जितनी बात आज हमने उस पूरे कार्यक्रम के अंदर कही गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका एक पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके पास 2029 के अंदर उपलब्ध होगा, और इस विषय के ऊपर मुझे लगता है कि वहीं चर्चा करना चाहिए। फिर रही बात रिवीजन की, तो देश जो कोई एक देश बनता है, आज भारत जो है ये कोई 50 साल 70 साल में देश नहीं बना ना, ये हजारों साल की तपस्याओं से बना हुआ देश है। उसकी संस्कृति परंपराएं वो इतना लंबे समय लगा, और आज इतनी बड़ी सघन आबादी का देश है, आज 1 अरब 40 करोड़ आबादी का देश है, उसके बारे में और योजना अंतिम व्यक्ति तक लेकर के आके और समाज को समाधान दे देना, ये बड़ा काम है अपने आप में। और उसके साथ अच्छी गवर्नेंस भी चलाना साथ साथ में, और गुड गवर्नेंस देकर के हर व्यक्ति को संतुष्ट करना। तो इसलिए विजन 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, संप्रभु राष्ट्र हो जाएंगे, और हमारी हम जिस विश्व शक्ति की ओर बढ़ने की ओर कोशिश कर रहे हैं कि आज हम चौथी इकोनॉमी है, हम जाकर के प्रथम इकोनॉमी बने, जाकर के पूरे विश्व के प्रथम इकोनॉमी बने, उस कदम है। तो ये एक दिन में ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आज कुछ किसी ने घुमाया और कुछ हो जाएगा। तो इसलिए हमने काम करना शुरू किया है। और आज देखिए मैंने जो बात कही कि लैब से निकल करके लैंड पर आने वाली बात कही, कि आज जो युवा इस भारत के अंदर युवा धन है, आज पूरे देश के अंदर, आज जेएनजी की बात कर रहे थे, वो इस देश का युवा धन है, वो इस देश की संपत्ति है। वो आज वो युवा धन बाहर निकल के आएगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर 4000 से ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं, जिसमें भी बहुत बड़ी भूमिका जो है वो महिलाओं की है। तो आज उस स्थिति में जाने के बाद जो हम ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि भाई हमने उसके अंदर नहरों के माध्यम से सिंचाई का क्षेत्र कितना बड़ा बना है। आज उत्पादन देखिए, आज पिछले 20 साल के अंदर उत्पादन किस स्तर पर बढ़ा है कृषि क्षेत्र के अंदर, आज कृषि क्षेत्र के अंदर आयाम कितने बड़े हैं, आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र लेकिन एक चीज सचिन जी, जो एक सवाल उठता है वो है, बिल्कुल मैंने जिक्र भी किया था सवाल का, हर साल की समस्या यहाँ पर जो देखने को मिलती है, वो समस्या ये है कि हमेशा हम देखते हैं हर साल एक समस्या जो आती है, उसका मैंने जिक्र भी किया कि खाद की समस्या हो, इसके अलावा जो दूसरी समस्या किसानों को देखने मिलती है, क्या उन समस्याओं से इस कृषि कल्याण वर्ष में निजात पाया ली जाएगा? अगले साल से वो समस्या कम आएंगी, कम होगी? सरकार इसको लेकर के गंभीर और गहन चिंतन कर रही है। और देखिए जो खाद है किसान के अंदर, ये बात हमको समझनी पड़ेगी सबको, और आपके मंच से पूरी जनता और जो किसान भाई भी देख रहे हैं कि आज जो यूरिया खाद है, आज हम जो खाद का उपयोग करते हैं हम लोग, इस खाद के अंदर जो बनने और जो खाद जो आती है विदेशों से आती है, विदेशी ऊपर हमारी निर्भरता खाद के विषय पर बहुत बड़ी निर्भरता हमारी विदेशों के ऊपर भी है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, हमारे किसान भाइयों को भी विचार का विषय होगा कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ कैसे बढ़ेंगे और उससे उत्पादन कैसे ज्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल मेरा समय किसान को अंतिम किसान तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा खाद की किसी को समस्या ना आए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़े। चलिए मैं जरूर, समय मेरे पास कम है, आपने अपनी बात रखी। प्रतिभा जी सहमत है इस बात से? सरकार का फोकस है हर साल युवा के लिए, महिला के लिए, इस बार किसान के लिए 1 वर्ष पूरा वो समर्पित कर देते हैं। क्या सरकार के समर्पण पर विपक्ष को कोई शक तो नहीं है? संयम जी देखिए, 2047 का विजन रखना अच्छी बात है। सरकार अगर अच्छा सोच रही है, जो 2047 पर ये दूर के ढोल है। आज 2026 चल रहा है, तो वर्तमान में वो जो चीज सोच रही है सरकार, उसकी नींव रखना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे युवाओं के लिए सोचे, चाहे आप महिलाओं के लिए सोचे। सबसे पहले अगर युवाओं की बात करें और हम जेनजीज और जेन अल्फा की बात करें, तो सबसे पहले उनको गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा व्यवस्था है वो होनी चाहिए। आज कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है?
आप बच्चों के लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और आपने चालू स्कूल बंद कर दिए, तो इसके लिए क्या सरकार कदम उठा रही है? आप बात कर रहे हैं, खाद की बात कर रहे हैं। दीदी मेरा छोटा सा आग्रह आपसे, जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए भाई, आपने अपनी बात रखनी, पहले मुझे अपनी बात रखनी। आपको मालूम पड़ा है कि मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी स्कूलों में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर गई है संदीपनी स्कूलों के माध्यम से। मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगी। अपना जवाब दे दें, समय कम है। और आप देखिए कि जो सरकारी स्कूल थे, कभी वो सीएम राइस बन जाते हैं, कभी वो सांदीपनी नाम रख दिया, तो जो पुरानी बिल्डिंग से उनके स्कूलों में केवल नाम बदलते जाते हैं। आप उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी क्या लेके आ रहे हैं? क्या व्यवस्था कर रहे हैं पानी की? क्या व्यवस्था कर, कितने सरकारी स्कूलों में पानी? चलिए मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आपसे पूछूंगा। आपने जरूर स्कूलों का जिक्र किया, बच्चों के भविष्य का जिक्र आपने किया है कि वो मर्जर क्यों हो रहा है। मेरे समझ गया आपका सवाल क्या है, कि स्कूलों के मर्जर को लेकर आप सवाल कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर जो एक सवाल है आपसे प्रतिभा जी, वो ये है, क्या कांग्रेस सहमत है कृषि कल्याण वर्ष में जैसा कहा है कि इस साल में बहुत किसानों की समस्याएं का निदान हो जाएगा, अगले साल से वो समस्याएं ना दिखे, क्या इस बात से सहमत रखते हैं? जी देखिए, सरकार ने संकल्प ले लिया है, ये अच्छी बात है, परंतु क्या धरातल पे वास्तविकता में ये संकल्प पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपने देखा खाद की किल्लत की हर साल होता है, इस साल भी हुआ, पिछले कई वर्षों से हम किल्लत देख रहे हैं। आप बोल रहे उत्पादन हमने बढ़ा दिया, तो उत्पादन बढ़ाया तो मंडियों तक जो उपज आ रही है किसानों की, क्या सरकार पूरी ले पा रही है? कितनी लाइनें लग रही है, कितनी अव्यवस्थाएं हो रही है मंडी में, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? वो उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है उपज का, तो ऐसे उत्पादन से क्या फायदा? उत्पादन करे, मेहनत करे, लागत लगाए और उसका सही मूल्य नहीं मिले तो किसान को क्या फायदा? इस पॉइंट्स को भी समझना जरूरी। रमेश जी, एक अंतिम जवाब मैं आपसे चाहूंगा। होलसेल एसएस 2047 पर विजन में हर विभाग पर हम चर्चा कर सकते हैं, सिर्फ दो चीज जो यहां पर समझने लायक, एक स्कूलों का मर्जर का यहां जिक्र हुआ है, कितने सहमत है उस बात से, और दूसरी चीज जो किसानों को लेकर की जा रही है, क्या हम समझे कि यह वर्ष निदान का वर्ष होगा कृषि कल्याण के साथ किसानों की समस्याओं का? देखिए, स्वाभाविक रूप से एक सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं होगा, हाँ। लेकिन काफी कुछ चीजों का निदान हो जाएगा, खासतौर से खरीदी केंद्रों की जिस तरीके से वृद्धि बढ़ा कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो जैविक खाद है, इसका थोड़ा सा प्रचार होना चाहिए, किसान को इससे जुड़ना चाहिए, किसान इससे जुड़ नहीं रहा। ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर क्या कारण है सरकारी स्कूलों की स्थिति बिगड़ रही है, वहां से लोग प्राइवेट उसमें सेक्टर में जा रहे हैं। कई स्कूल हैं जिसमें शिक्षक बचे हैं, बच्चे नहीं बचे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दोनों राजनीतिकों को राजनीतिक सीमाओं से ऊपर के अपने अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को समृद्ध बनाने पर उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। स्कूलों की समृद्धि पर, उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर विकास ही हम सबका यदि लक्ष्य है तो जरूरी है कि जमीनी हकीकत हम सबके सामने वक्त वक्त पर आती रहे। फिलहाल कोशिश ये की गई विजन 2047 के जरिए इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए अलग विभागों को लाया गया, बुलाया गया और मध्य प्रदेश के विकास पर ही कुल मिलाकर फोकस था। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। प्रतिभा जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद और सचिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खास चर्चा में। तो तस्वीर साफ है, मध्य प्रदेश में विकास का फोकस अब सिर्फ निवेश लाने तक सीमित नहीं है। सरकार रिसर्च और टेक्नोलॉजी को जमीन से जोड़ने के साथ युवाओं को नए अवसर और रोजगार देने पर भी जोर दे रही है। यानी मोहन सरकार का विजन साफ है, निवेश बढ़े, युवा आगे बढ़े और समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना 2047 तक साकार हो। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।